हेलो दोस्तों, मैं अमित डुलपाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन फार्म पर। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोगों ने शुरुआत कर दी है दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल। आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसी आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिटेल में आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। कब फार्म भरना, क्या भरना, पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की पहले वैकेंसी आ चुकी थी, उसमें आप लोगों का फिजिकल हो चुका है, एग्जाम होना पेंडिंग है, तो उसके लिए भी क्लास बेस्ट रहेगी। एसएसबी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जिसने फॉर्म भर रखे हैं, उनके भी फिजिकल होने हैं और फिर एग्जाम होगा, उसके लिए भी क्लास बेस्ट है। और असम राइफल की भी वैकेंसी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। 6 तारीख से इसके फार्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, वो आप लोग भर सकते हो। तो अब की बार जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, अभी से यानी कि समय से पहले ही हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो हमारी तैयारी औरों से बेहतर हो। तो हमारा जो वीडियोज आएंगी, इसमें सारी की सारी उनका हमारा टारगेट रहेगा अब की बारी वर्दी हमारी। ये स्पेशल क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, असम राइफल, क्लर्क एंड ट्रेडमैन, यानी कि जो टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं उनके एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास हमने शुरू कर दी है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी जो होगी वो सब्जेक्ट हिस्ट्री के ऊपर रहेगी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। ये हमारी 4th क्लास है। पिछली 3 क्लास आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्टों का लिंक है, वहाँ से आप पिछली तीनों क्लासें देख सकते हो दोस्तों। इन क्लासों में हम जीके के ऑप्शनल क्वेश्चन किया करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो है ये हमारे सभी एग्जामों के लिए भी प्रेफर होंगे। तो दोस्तों आपका समय जाया ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे क्लास की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर दोस्तों जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर, स्टडी या स्टडी से रिलेटेड जानकारी के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ उसे ज्वाइन करके आप हमसे बात कर सकते हो। वहाँ पर हम आपके साथ स्टडी मटेरियल वगैरह या फिर और कोई भी जानकारी वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। बढ़ते हैं अब अपनी क्लास की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी क्लास पर। दोस्तों आप सभी को पता ही है हमारी क्लास ऑप्शनल क्वेश्चनों की होती है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको तभी समझ में आएंगे, तभी आप इनके आंसर दे पाओगे जब आप थ्योरेटिकल जियोग्राफी यानी कि या फिर थ्योरेटिकल जीके को पढ़ चुके होगे। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आप या तो कहीं पे कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ से नोट्स बना रखे हो वो पढ़ लेते हो, या फिर आप लूसेंट जीके पढ़ रहे हो, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं से तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप इन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो। तो थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए मैंने लूसेंट बुक आप लोगों को प्रेफर की हुई है। तो दोस्तों अगर आपके पास वो बुक है तो उसको डेली पढ़ते रहिए, तभी आप इनके जवाब दे पाओगे। जिसके पास वो बुक नहीं है, खरीदना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेंगी। जैसे लूसेंट के जीके के लिए लूसेंट की होगी, मैथ के लिए बुक अलग से दे रखी है, रीजनिंग की अलग बता रखी है, हरियाणा जीके के अलग, सारी बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से आप उनको फॉलो करके वो बुक अपने घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का टॉपिक महाजनपद काल, और पहला ही क्वेश्चन दोस्तों सूची मिलान का आप लोगों के सामने आ चुका है। तो दोस्तों बताइए, सूची 1 में महाजनपद दे रखे हैं और सूची 2 में राजधानी, यानी कि इस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, ऐसा आपने मिलान करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महाजनपद दिए गए दोस्तों गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल, इनकी आप लोगों ने राजधानी बतानी है। और राजधानी आपको दी गई है मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गंधार की जो राजधानी होगी तक्षशिला, और सूरसेन की जो राजधानी होगी वो मथुरा, और वत्स की जो राजधानी होगी वो कौशाम्बी, और कौशल की जो राजधानी होगी दोस्तों वो क्या होगी, तक्षशिला। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो दोस्तों बताइए हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो दोस्तों आप सभी को पता है इस ऑप्शन का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों बताइए किस शासक ने गंगा एवं सोन
सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों बताइए कौन से शासक ने की थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी घनानंद। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, इसका सही जवाब होगा दोस्तों उज्जैन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि कालाशोक इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों बताइए 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी आपने बताना। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। दोस्तों एसएससी में 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बेबीलोन में। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों बताइए कौन सी नदी के आमने सामने तटों पर आप पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी के, ऑप्शन बी झेलम के, ऑप्शन सी सतलज के एंड ऑप्शन डी चेनाब के। दोस्तों एसएसटी ने 2002 में ये क्वेश्चन पूछा। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि झेलम नदी के। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एसएससी ने पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गेरू रंग वाले मृदबांड, चित्रित धूसर मृदबांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन एंड ऑप्शन डी दोस्तों काले और लाल बर्तन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों बताइए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्रामक भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठ या ऑप्शन डी दोस्तों ग्रामपति। आप सभी को पता है आज के टाइम में गांव के मुखिया को सरपंच कहा जाता है, तो उस टाइम भी दोस्तों गांव के मुखिया को कुछ उपाधि दी गई थी, तो वो आप लोगों ने बताना। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो दोस्तों अवश्य ही आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है आराम से दे सकोगे। लूसेंट की बुक में इसीलिए प्रेफर नहीं कर रहा आपको, क्योंकि उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। और जो आपके ये दिल्ली पुलिस या ईसा पैड कांस्टेबल जितने भी एग्जाम है ये उसमें से आ जाएंगे। मैं आपको अब कोई छोटी जीके की बुक बता दूं फिर आपके उसमें क्वेश्चन रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि भोजक या ग्राम भोजक उस समय गाँव के मुखिया को कहा जाता था। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने ग्रामपति लगाया होगा, तो ग्रामपति नहीं दोस्तों, उस टाइम पे क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो दोस्तों बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी आपके सामने है दोस्तों कान्याबुज एंड ऑप्शन डी है दोस्तों धान्याकटक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सही का जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि अवंतिका था। दोस्तों उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंतिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तो दोस्तों बताइए नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि महापद्म नंद इसका जो है संस्थापक था, और क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा महापद्म नंद। दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 पर। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे आगर्मिज या जेंडरमिज कहा गया है? तो दोस्तों बताइए ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसको अगर्मिज या जेंडरमिज कहा गया है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्म नंद एंड ऑप्शन डी दोस्तों घनानंद। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? यूनानी लेखकों ने किसको अगर्मिज या जेंडरमिज कहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि घनानंद। दोस्तों ये घनानंद गलत लिखा दोस्तों, इसका सही उच्चारण होगा घनानंद।
बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बताइए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी संकों द्वारा एंड ऑप्शन डी दोस्तों कुषाणों द्वारा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि ईरानियों द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बताइए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आपके सामने है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा एंड ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यानी कि पहला जो विदेशी आक्रमण आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों वो ईरानियों द्वारा किया गया था, तो दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि यूनानियों द्वारा जो है वो दूसरा किया गया था। पहला ईरानियों द्वारा दोस्तों और दूसरा यूनानियों द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ईरान के हक्मनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो दोस्तों बताइए, ईरान के हक्मनी वंश के कौन से शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फ्रांस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ऑप्शन है आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी डेरियस दारियाबाहु 1, ऑप्शन सी दोस्तों जेरियस अक्सराया एंड ऑप्शन डी दोस्तों डेरियस दारियाबाहु 3। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि डेरियस दारियाबाहु 1 इसका दोस्तों सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो दोस्तों बताइए, हाइडेप्स या विशिष्टा का युद्ध जो है वो 326 ईस्वी में किन किन दो शासकों के बीच में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य एंड ऑप्शन डी दोस्तों सिकंदर एवं अंबी के मध्य। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन ए यानी कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा? हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया दोस्तों? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, बी भी 326 ईस्वी पूर्व, सी 323 ईस्वी पूर्व एंड डी 323 ईस्वी। तो दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है? दो ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, इनमें फ़र्क है दोस्तों, क्योंकि एक दे रखे ईस्वी पूर्व, दूसरा दे रखे ईस्वी। ठीक है, यानी कि इनमें अगर हम मान के चलें तो लगभग 600 वर्षों का अंतराल हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ईस्वी पूर्व क्या है वो उल्टे क्रम में चलते हैं और ईस्वी क्या है वो सीधे क्रम में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताइए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 326 ईस्वी पूर्व दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है दोस्तों आपको शासक दे रखे हैं और दूसरी में वंश दे रखे हैं। आप लोगों ने बताना ये शासक कौन से वंश से हैं, यानी कि बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद और दोस्तों बिंदुसार। ठीक है, ये आप लोगों ने मिलान करना और इसके जो ऑप्शन हैं वो अगले पेज पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों बताइए बिंबिसार कौन से वंश से थे, कालाशोक कौन से वंश से थे, महापद्मनंद ये आपको पता ही होगा नंद वंश से थे, और बिंदुसार ये तीन ही आप लोगों ने मिलाने हैं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश से थे और दोस्तों आपके कालाशोक शिशुनाग वंश से थे और महापद्मनंद मैंने बताया नंद वंश से और बिंदुसार कहाँ से थे दोस्तों? मौर्य वंश से। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये भी आपके सामने मिलान का है। इसमें आप लोगों से पूछा गया है महापद्मनंद और उनके आधुनिक क्षेत्र, यानी कि उस टाइम का महाजनपद और इस टाइम की वो आधुनिक क्षेत्र आप लोगों ने बताना। यानी कि मगध जो है पुराना वो उसको अब किस नाम से जाना जाता है, वत्स जो था उसको किस नाम से जाना जाता है, कौशल, अवंती। ठीक है, और अब के नाम जो बता रखे हैं पटना व गया जिले, इलाहाबाद, अवध या मालवा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मगध जो है दोस्तों वो पटना व गया के जिले, वत्स जो है वो इलाहाबाद और कौशल जो है वो अवध और अवंती जो है दोस्तों वो मालवा अब के क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मगध की प्रथम राजधानी
कौन सी थी? तो दोस्तों बताइए मगध की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगिरी एंड ऑप्शन डी चंपा। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि गिरिव्रज राजगिरी। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों बताइए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उज्जैन द्वारा एंड ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। दोस्तों दोस्तों बताइए कौन से शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उज्जैन द्वारा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों बताइए जो 16 महाजनपद हैं उनकी सूची कहाँ पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अगुंतर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में एंड ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो दोस्तों बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर पाई गई है या कहाँ पर उपलब्ध है, यह आप लोगों ने बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अगुंतर निकाय में। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी गणानंद, ऑप्शन सी सुकल्प एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गणानंद जो है वो राजा सिकंदर के समकालीन थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों बताइए पहला मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो वो कौन सी सदी में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 6वीं सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 2री सदी ईस्वी पूर्व या डी 1ली सदी ईस्वी पूर्व। जब दोस्तों मैंने ये PDF मतलब आपके सामने 9वें 10वें हम क्वेश्चन पे आए तो ऊपर जो है वो महाजनपद काल का समय लिखा हुआ था। जिसने वो ध्यान से देखा होगा तो वो यहाँ पर आंसर लगा देगा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो ऊपर ही ये देखिए 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, ये जो है आंसर इसी पे लिखा हुआ था। तो जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उस बच्चे ने इसको कैच कर लिया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास में बने रहिए। आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और स्टडी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि सिकंदर के भारत में सफलता के कारण थे। 3-4 कारण बता रखे हैं, आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन से कारण थे जो उसकी सफलता के कारण थे। नंबर 1 था दोस्तों भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन 2 उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ऑप्शन सी उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला एंड ऑप्शन 4 है दोस्तों वह एक अच्छा प्रशासक था। इन चारों में से आप लोगों ने ये बताना कौन से ऐसे तथ्य हैं जो उसकी सफलता के कारण थे, मतलब कि ये कारण उसमें थे तभी वो सफल हो पाया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि सारे के सारे दोस्तों वो ये कारण हैं जिनके कारण जो सिकंदर भारत में सफल हो उसका। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो आपके सामने सूची मिलान का क्वेश्चन आ चुका है। एक साइड राजा दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके राज्य दिए गए हैं, तो आप लोगों ने उनका मिलान करना है कि प्रघोत जो है वो कौन से राज्य से थे, उज्जैन वो कौन से राज्य में थे, प्रसेनजीत कौन से राज्य में और अजातशत्रु कौन से में। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों सही मिलान होगा ऑप्शन सी यानी कि आपके सामने प्रघोत जो है दोस्तों वो अवंती के राजा थे, आपके सामने उज्जैन जो है दोस्तों वो वत्स के राजा थे और प्रसेनजीत दोस्तों कौशल के राजा थे और अजातशत्रु आपके मगध के राजा थे। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 की तरफ। दोस्तों अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों बताइए वो मतलब कि कहाँ पर वो नहर खोदी गई थी, आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वंग में, ऑप्शन सी कालिंग में एंड ऑप्शन डी है दोस्तों मगध में। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कलिंग में। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो दोस्तों बताइए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कोम्बिसिस, ऑप्शन सी दोस्तों डेरियस, ऑप्शन डी दोस्तों जेरिसियस अक्सारिया। तो दोस्तों बताइए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, वो कौन से भाग को उसने अधीन किया था या वो कौन शासक था जिसने उसको अधीन किया था, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी डेरियस इसका दोस्तों सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। तो दोस्तों बताइए, मगध के राजा जो अजातशत्रु थे उनका सदा ही कौन से गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा है, लड़ाई चलती रही है। चार ऑप्शन आपके सामने है, वज्जी, संग, वैशाली, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ एंड ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि वैशाली के साथ दोस्तों उसका जो है युद्ध वो सदैव ही चलता रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों बताइए, मगध राज्य के कौन से शासक ने इन दो हथियारों का जो है वो वैशाली के साथ में युद्ध जब हुआ तो उनमें उसका प्रयोग किया था। तो आप लोगों ने बताना कौन से शासक ने इन हथियारों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक एंड ऑप्शन डी उदयन। दोस्तों बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। आप सभी को पता है अजातशत्रु का ही सदा ही वैशाली के साथ युद्ध चला है, तो अजातशत्रु ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों बताइए, नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था। महापद्मनंद, ऑप्शन बी गणानंद, ऑप्शन सी कालाशोक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हो दोस्तों कि महापद्मनंद जो है वो इनके संस्थापक थे, तो आखिरी शासक तो हो नहीं सकते। और अब आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, आपके सामने दो ही ऑप्शन बचे हैं, सब लोग समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि घनानंद। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो दोस्तों बताइए, भारत में जो है वो सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में या ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व में। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन सी, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि महाजनपद काल में ही क्या है, भारत में सिक्कों और मुद्रों का प्रचलन हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि जिस टाइम बुद्ध भी थे उसी टाइम ये भी थे, ये आप लोगों ने बताना इनमें से कौन कौन उस टाइम थे। तो दोस्तों इनके नंबर दिए गए हैं, पहले पे अजातशत्रु, दूसरे बिंदुसार, तीसरे पे प्रसेनजित। ऑप्शन ऐसे ही दिए गए हैं, केवल एक या केवल 2, 3, केवल 1, 3 या फिर ऑप्शन डी आपके 1, 2, 3 यानी तीनों उनके समकालीन थे। तो आप लोगों ने बताना है बुद्ध के समकालीन इनमें से कौन कौन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ अजातशत्रु और प्रसेनजित ही ऐसे राजा थे जो बुद्ध के समकालीन थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों बताइए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 का सही जवाब क्या होगा। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों बताइए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि अवंती इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अवंती के राजा के जो है वो इलाज के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो दोस्तों बताइए, अवंती को किसने जीता था और जीतने के बाद अपने जो है मगध का हिस्सा उसने बना लिया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग एंड ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि शिशुनाग ने दोस्तों अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। शिशुनाग इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो दोस्तों बताइए, कौन से मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी शिशुनाग। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि बिंबिसार ने। दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो दोस्तों बताइए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी एवं दोनों एंड ऑप्शन डी काशी। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि काशी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो दोस्तों आप लोगों को पता है शिशुनाग ने तो किया नहीं था, ठीक है। बच के 3 ऑप्शन, इनमें से आपने बताना है। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। शिशुनाग तो इनमें है नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय नहीं किया, काशी का नहीं किया था उसने। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि अजातशत्रु ने दोस्तों काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अब बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों बताइए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्दर ने की, ऑप्शन बी महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षात्र अक्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ऑप्शन सी गिरिवज्र, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सा कथन मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो दोस्तों बताइए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग एंड ऑप्शन डी कमक। तो दोस्तों बताइए, यूपीपीएससी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि नंद इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो दोस्तों बताइए, 6ठी सदी में मतलब कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी एंड ऑप्शन डी मगध। यूपीएससी में दोस्तों ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, कौन सा भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था 6ठी सदी में? क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि मगध। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों बताइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला है क्रोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ऑप्शन सी ईरानियों की अक्षत्र प्रणाली का प्रचार एंड
4 है दोस्तों घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और 5वां है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो दोस्तों इनका जो है आप लोगों ने ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4, इनमें से ऑप्शन ए है 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी है 1 2 3 5 सही है, ऑप्शन सी है 1 3 4 5 सही है, और ऑप्शन डी है 5 के 5 सही हैं। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा, इनमें से कौन कौन सी बातें जो है वो सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये 5 की 5 बातें दोस्तों ईरानी आक्रमणों के बारे में सही हैं। अब बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। एंड ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दोस्तों, यानी कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनवाया। ये उसके आक्रमण का प्रभाव नहीं था, बाकी जो 3 हैं दोस्तों वो इसके आक्रमण के प्रभाव थे। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी, कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी, वैशाली के लिच्छवी, एंड ऑप्शन डी दोस्तों आपके सामने मगध। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि मगध क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित या स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो दोस्तों बताइए स्थायी सेना रखने वाले को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए, बिंबिसार, ऑप्शन बी, अजातशत्रु, ऑप्शन सी, उज्जैन, या ऑप्शन डी, शिशुनाग। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए यानी कि बिंबिसार दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा गया था, किसके पास सेना जो है वो भयानक थी। ऑप्शन ए में आपके सामने महापद्मनंद, बी गणानंद, सी शिशुनाग, और डी बिंबिसार। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी गणानंद, सी शिशुनाग, और डी बिंबिसार दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आपके सामने ऑप्शन ए यानी कि महापद्मनंद। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। डेरियस दार्यबाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां अक्षतपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। तो दोस्तों बताइए वहाँ से उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन ए 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट, एंड ऑप्शन डी 270 टैलेंट दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 360 टैलेंट दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन ए नियाकर्स, ऑप्शन बी एनासिक्रिएट्स, ऑप्शन सी एस्ट्रियोबुल्स, एंड ऑप्शन डी दोस्तों हेरोडोट्स। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए दोस्तों, तब तक मैं पानी पी लूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि हेरोडोट्स दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। दोस्तों बताइए महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए श्रेष्ठियन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, एंड ऑप्शन डी ग्राम भोजक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि श्रेष्ठियन दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। गरीबपति का अर्थ क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, एंड ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए गरीबपति का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू महाजनपद काल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके सामने धनी किसान दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों बताइए सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करके। पहली में आपको बताए हैं अष्टकुलक, महामात्र, बलि साधक और शोलकिक। उसके सामने आपको दिए गए हैं परामर्श, दायी संस्था। 2 है दोस्तों उच्च कोटि के अधिकारी। तीसरे में है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और चौथा दोस्तों शिल्पियों, व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। यानी कि सूची 1 में 4 अधिकारी बताए गए हैं। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से अधिकारी को उस टाइम क्या बुलाते थे। ठीक है, ये आपके सामने आया है क्वेश्चन 51। तो बताइए इसका सही मिलान क्या होगा दोस्तों। इसका सही मिलान होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो अष्टकुलक होता था वो कौन था, परामर्शदायी संस्था होती थी वो। उसके बाद महामात्र कौन होता था, उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहते थे। और बलि साधक कौन था, जो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था उसको बलि साधक कहते थे। और शोलकिक या शुल्काध्यक्ष कौन था, जो शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क, इसमें शुल्क देख लो आपको वर्ड यूज हो रहा होगा शोलिक या शुल्क, तो इससे भी आप समझ सकते हो व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया दोस्तों। तो इनमें से किसने मतलब राज्य हासिल करने के लिए अपने पिता की मृत्यु कर दी थी और वो खुद भी फिर अपने पुत्र से ही मारा गया था। तो दोस्तों बताइए इनमें से ऐसे कौन से राजा थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी नागदशक दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन बी, यानी कि अजातशत्रु। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपने बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी है दोस्तों लिच्छवी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, यानी कि लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 54 फिर आपके सामने मिलान से आ चुका है दोस्तों। एक साइड आपको महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी साइड उनकी राजधानी दी गई है। तो बताइए कुरु की राजधानी क्या थी, पांचाल की क्या थी, कौशल की क्या थी और वत्स की क्या थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही मिलान आप लोगों ने करना है। इसका सही मिलान होगा दोस्तों ऑप्शन बी आपके सामने, यानी कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की ओहिचत्तर थी और कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए अगुंतर निकाय, बी मज्जिम निकाय, सी खुद्दक निकाय और डी दोस्तों दिग निकाय। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि अगुत्तर निकाय इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों बताइए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। ऑप्शन ए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में एंड ऑप्शन डी रुहेलखंड में। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा। मत्स्य महाजनपद काल वो कहाँ स्थित था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में दोस्तों। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी लेटेस्ट 2019 में 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा एंड ऑप्शन डी भरतपुजा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब क्या होगा। आशा करता हूं दोस्तों सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, CI/SAF, SSB और असम राइफल से रिलेटेड जो भी ये एग्जाम आने वाले हैं इनकी अच्छी तैयारी करवाने वाली जो वीडियो आपके सामने आएंगी वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जुड़े रहें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर ये सारी वीडियो प्ले लिस्ट और भी स्टडी मटेरियल मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आपका कोई डाउट है स्टडी से रिलेटेड तो आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन का आपके सामने जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में कल की क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही स्टडी करते रहिए। वीडियो को प्यार करते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में।